जय हिंद डियर ऑल। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट करी थी जेंडर साइंसेस की। जेंडर साइंस में बेसिकली आज हम ज्योग्राफी का डिस्कशन करेंगे। एक दिन हिस्ट्री एक दिन ज्योग्राफी हम पैरेलल में अल्टरनेट डेज पे पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में अभी तक हमने जितना पढ़ लिया उसके आगे का आज कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा। यूनिवर्स में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, बेसिक ओवरव्यू जो होता है। देन उसके बाद सोलर सिस्टम, फिर अर्थ के बारे में पढ़ा, फिर अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, कैसे यहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुई, कैसे ये जो हमारा प्लेनेट है ये हैबिटेबल हुआ, डायनासोर्स कैसे आए, कैसे वो खत्म हुए, अर्थ पे लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। वो सब कुछ अगर आपको पढ़ना है आप पीछे के वीडियोस देख सकती हैं। उसके आगे का आज कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली जो हमारा अर्थ जो है हैबिटेबल तो हो गई, बट अभी जो हम प्रेजेंट में जो अर्थ के फिजियोग्राफिक फीचर्स देखते हैं, जिसके कॉन्टिनेंट्स देखते हैं और वट एवर जो भी हम लैंड मासेस देखते हैं, ओशियंस एक्सेट्रा, ये सब अभी जो करंट जो फॉर्म में है इस फॉर्म में कैसे इवॉल्व हुए, कैसे आए, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज में हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। बेसिकली जो अर्थ की इवोल्यूशन है, फिजियोग्राफिक फीचर्स एक्सेट्रा की, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज बहुत सारे साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट ने दी। तो उनमें 4 थ्योरीज जो मोस्ट एक्सेप्टेड हैं, जिनके मतलब जिनके ऊपर ये पूरा जो है जो बेस्ट एक्सप्लेन करती है कि कैसे ये सब कुछ हुआ। तो उसमें हमें 4 थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। उसके बाद आती है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो दी थी आर्थर होम्स ने 1928-29 के अराउंड दी थी। उसके बाद आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो दी थी हैरी हेस ने 1940 के अराउंड दी थी। उसके बाद सबसे लास्ट में आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो मैकेंजी एंड पार्कर, 2 साइंटिस्ट ने दी थी 1967 के अराउंड। एंड 1968 में एक जियोलॉजिस्ट थे एमजे मॉर्गन, उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था। तो ये 4 थ्योरीज जो हैं इसमें जो सबसे पहली वाली थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। आज हम उसके नेक्स्ट जो उसकी अगली थ्योरी है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है बेसिकली क्या हुआ था, जब हमारे अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में जब साइंटिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा पहले पिछले वीडियो का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो जो सबसे पहले बहुत अटेम्प्ट हुए, बट जो सबसे पहले जो कहते हैं ना कि सफल प्रयास जो कहा जाता है, वो 1912 में एल्फ्रेड वेगनर एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किया। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बोला कि ये जो अभी हम जो कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, जो भी लैंड मासेस देख रहे हैं जो कि बिखरे हुए हैं, ये सब पहले एक यूनाइटेड लैंड मास हुआ करते थे। उस एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। फिर उन्होंने बताया कि वो जो पेंजिया था वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ। ऊपर वाला जो पार्ट था उसको उन्होंने अंगारा लैंड नाम दिया, उसको लोरेशिया भी कहा जाता है। नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड नेम दिया। और दोनों के बीच में जब वो दोनों सेपरेट हुए, जैसे कि दोनों यूनाइटेड थे, दोनों सेपरेट हुए, तो दोनों के बीच में एक, क्योंकि चारों साइड से जो पेंजिया था उसको चारों साइड से वाटर बॉडीज ने कवर अप कर रखा था। जितने भी लैंड मास था वो सब एक साथ था, जो वाटर बॉडीज थी वो सब एक साथ थी। तो पेंजिया के चारों साइड लैंड जो वाटर बॉडीज थी उनको उन्होंने एक सुपर सी जो ओशियन जो बना उसको उन्होंने पेंथासा नाम दिया। पेंजिया 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, और जो वाटर बॉडी है वो उसके बीच में फिलअप हो गई। उस वाटर बॉडी से एक सी बना जिसको उन्होंने टेथस सी नाम दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया जो ऊपर वाला पार्ट था जो अंगारा लैंड था वो फर्दर 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ। एक बना हमारा नॉर्थ अमेरिका, एक बना हमारा यूरेशिया। यूरेशिया बेसिकली यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड प्लेट है, ड्यूरल माउंटेन्स यूरोप और एशिया को सेपरेट करती हैं। तो उस पूरे लैंड मास को यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका उन्होंने बोला कि वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ। जो गोंडवाना लैंड था वो फर्दर ब्रेक हुआ। फिर गोंडवाना लैंड से बने हमारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिका। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो अफ्रीका के साथ इनिशियली अटैच थी, उसके बाद अफ्रीका से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इंडिया वाला जो लैंड मास था वो फर्दर ब्रेक हुआ। ब्रेक होके ड्रिफ्ट होते होते जाके वो यूरेशियन प्लेट से टकराया 10 मिलियन ईयर्स पहले अप्रॉक्स, और वहां से फिर हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। वो सारी उन्होंने थ्योरीज दी। तो उस टाइम पे उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लैंड मासेस जो हैं वो टूट भी गए, ड्रिफ्ट भी हो गए, इतने बड़े बड़े ओशियंस उनके बीच में बन गए, जो भी पैसिफिक, एटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशियन, ये सब कुछ। तो मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट ने उनकी बातें एक्सेप्ट नहीं करी, बट धीरे धीरे फिर उनसे प्रूफ मांगा गया कि आपके पास क्या प्रूफ है इस थ्योरी के पीछे कि पेंजिया था, पेंथासा था, टेथस सी था, ये सारी चीजें। तो उन्होंने प्रूफ किया दिया। उन्होंने बताया कि जो है अपीयरेंट एफिनिटी, उन्होंने बताया अपीयरेंट एफिनिटी क्या होती है कि जैसे मैं मैप से अगर समझाऊं तो
ये जो लैंड मासेस हैं, ये सारी लैंड मासेस अगर आप इनको फिट करना चाहें, जैसे कि ये जो साउथ अमेरिका की ये वाली जो कोस्ट है, ये यहाँ अफ्रीका में फिट हो सकती है, इंडिया वाला पार्ट यहाँ फिट हो सकता है, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है मेडागास्कर यहाँ फिट हो सकता है। मतलब इनकी बाउंड्रीज ऐसी अपीयर हो रही हैं कि एक दूसरे से टूट के बनी हुई है। बहुत सारी बाउंड्रीज ऐसे मतलब अपीयर होती है, जैसे कि ये वाला पार्ट इधर, मतलब बहुत सारी बाउंड्रीज उन्होंने ऐसे बताई कि ये ऐसा अपीयर होता है कि ये सारी बाउंड्रीज एक दूसरे से निकली हुई हैं, तो इसको अपीयरेंट एफिनिटी कहा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेम एज की रॉक्स मिली है हमें दो अलग अलग कॉन्टिनेंट से, जैसे कि इस वाले यहाँ पे जो रॉक की एज मिली है उनका केमिकल कॉम्पोजिशन, और ये यहाँ पे जो रॉक मिली है उनका केमिकल कॉम्पोजिशन, फॉर्मेशन की जो एज है वो सब कुछ सेम है। तो ये उन्होंने एविडेंसेस दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉसिल्स मिले हैं बहुत सारे क्रीचर्स के, जो कि सेम फॉसिल्स, सेम क्रीचर के फॉसिल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक कोई क्रीचर था जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, और वो मतलब इतना बड़ा ओशियन तैर के तो नहीं गया होगा वहाँ पे दूसरे कॉन्टिनेंट में, दोनों की एग्जिस्टेंस, सेम एज की रॉक्स, और भी बहुत सारे उन्होंने एविडेंसेस दिए। टिले डिपॉजिट का एविडेंस दिया, तो उनके एविडेंसेस तो बहुत अच्छे थे। बट उनसे जब रीजन पूछा गया तो रीजन में उन्होंने बताया कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो उन्होंने दो फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल बताया। एक टाइडल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, जो जिसके कारण टाइड्स आते हैं ना, अर्थ की जो मून की जो ग्रेविटेशन है, अर्थ की ग्रेविटेशन की 1/6 है, तो जो मून की ग्रेविटेशन है जो अर्थ पे लगती है, और जो समुद्रों में जो उसकी वजह से जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, टाइड्स जो आते हैं, जिसको ज्वार भाटा कहा जाता है, तो वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताया। और दूसरा उन्होंने बताया बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स वो होती है जो कि कोई भी लिक्विड जो होता है, जो मतलब उसके किसी भी बॉडी पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है 90 डिग्री पे, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जो उसकी मतलब उसके ऊपर तैर रहा होता है, कोई भी लिक्विड जो है जब किसी बॉडी पे अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है उसको बायोंट फोर्स कहा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये दोनों फोर्सेस को मतलब जो उनके रीजंस थे, जो फोर्सेस उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताए, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि अगर टाइडल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती तो टाइडल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करा सके, इतने बड़े बड़े ओशियंस क्रिएट हो जाए बीच में, और बायोंट फोर्स भी इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उनकी एविडेंसेस तो अच्छे थे, बट उनकी जो रीजंस दिए गए, जो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, वो तो ठीक था, बट रीजंस उनके वैलिड नहीं थे, एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो उस थ्योरी को एक्सेप्ट तो नहीं किया गया, बट ये था कि उनके जो एविडेंसेस थे उन्होंने बाकी जियोलॉजिस्ट के माइंड में ये चीज़ डाल दी कि एक टाइम पे पेंजिया हुआ करता था, पेंथासा हुआ करता था, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद इस पर फिर रिसर्च स्टार्ट हुई और साइंटिस्ट आए और थ्योरीज आई। उसके बाद ये हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक ओवरव्यू था। उसके बाद आई कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इस थ्योरी ने एक बहुत मतलब अच्छी तरीके से एक सफल प्रयास था ये एक्सप्लेन करने का कि ये सारी चीजें हुई कैसे, क्योंकि उन्होंने एविडेंसेस तो अच्छे दिए थे जो एल्फ्रेड वेगनर थे, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये चीजें हुई कैसे। जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है उसने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि ये चीजें आखिर हुई कैसे थी, कॉन्टिनेंट्स क्यों ड्रिफ्ट किए, इनके पीछे कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी, रीजन क्या था। तो ये सारी चीजें हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी में पढ़ेंगे। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी बहुत अच्छे से, कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है ये बेसिकली कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करती है। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ये ओशियंस कैसे बने उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाती है। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में अगर डिस्कशन करें, कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने 1928-29 के अराउंड दी थी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या कहती है, जो हमारा अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, जो हमारा अर्थ है ये अर्थ का एक पार्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा अर्थ है 3 पार्ट्स में है। ऊपर वाले को कहा जाता है क्रस्ट, बीच वाले को मेंटल और नीचे वाले को कोर, ठीक है। जो अर्थ का इंटीरियर है ये कोर है, इसके ऊपर मेंटल है, इसके ऊपर क्रस्ट है। तो क्रस्ट जो है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, मेंटल हमारा लिक्विड फॉर्म में है, विस्कस है, और जो हमारा ये है कोर है, खैर हमें इन्हीं की बात करनी है। तो जो हमारा क्रस्ट है एंड जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल है, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है लिथोस्फेयर, ठीक है। इतना ये वाला पोर्शन पूरा लिथोस्फेयर है। इस लिथोस्फेयर के नीचे एक और लेयर आती है एस्थेनोस्फेयर की। ये वाला पोर्शन जो है ये पोर्शन एस्थेनोस्फेयर है। जो हमारा मेंटल है, मेंटल वाली जो लेयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ क्रस्ट। मेंटल जो है हमारी वो बनी होती है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से, जो हमारी क्रस्ट है वो बनी होती है सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम से। मेंटल जो है वो हमारा जो है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है,
क्रस्ट की डेंसिटी कम है तो जो हमारा क्रस्ट है वो मेंटल के ऊपर फ्लोट करता रहता है, ये थ्योरी कहती है। तो ये जो क्रस्ट है वो मेंटल के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ये जो एस्थेनोस्फीयर है बेसिकली, ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही हमारा क्रस्ट जो है ये फ्लोट करता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मेंटल जो है, मेंटल के अंदर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं एंड इसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो है ना बहुत सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते रहते हैं। उन रिएक्शंस की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है मेंटल के अंदर। वो हीट जो है टाइम टू टाइम मतलब बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब क्योंकि अगर वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस वहाँ पे हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब कि इसके दो लेयर्स के बीच में मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस जनरेट हुआ, उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे जनरेट होते हैं कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, कन्वेक्शन हीट से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा ना, एनर्जी के लिए रेडिएशन होती है, कन्वेक्शन होती है, इंडक्शन होते हैं वो, तो कन्वेक्शन उसी से रिलेटेड है। तो कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट का ना इस तरीके से लूप होता है, जैसे कि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स डेवलप हुए। जो हीट है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आप मेंटल है हमारी, यहाँ पे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट बना। टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से कन्वेक्शन करंट्स बने। कन्वेक्शन करंट से क्या होता है, ये जो हीट है ये इस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करती है, ऐसे करके बाहर निकलने की कोशिश करती है हीट हमारी। अब जब ये हीट ऐसे करके बाहर निकलने की कोशिश करेगी मेंटल से, मेंटल के ऊपर क्या है, क्रस्ट है, मेंटल के ऊपर यहाँ पे क्रस्ट है, ठीक है, ये मेंटल है, उसके ऊपर क्रस्ट है। तो जब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी तो ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट पे फोर्स लगेगा और क्रस्ट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे इसने फोर्स लगाया और ये जो क्रस्ट है ये ब्रेक हो गया। इसको कहा जाता है राइजिंग लिम्ब, मतलब कि जहाँ पे ये जो मैग्मा है, मेंटल के अंदर मैग्मा होता है ना, मैग्मा राइज हो रहा है तो इसको कहा जाता है राइजिंग लिम्ब। राइजिंग लिम्ब जहाँ पे बनता है उसके दोनों साइड की जो क्रस्ट है वो ब्रेक होके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा है, मतलब इसके अंदर है, इसके अंदर मेंटल के अंदर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रही है, इस बॉक्स को आप मेंटल जैसा समझ लीजिए, और इसके ऊपर से ना फोर्स लग रही है। फोर्स की वजह से मान लीजिए कि ये क्रस्ट जो है, ये यहाँ पे क्रस्ट जो है यहाँ से इस वाले पॉइंट से ब्रेक हो गई, ब्रेक होके ये दो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने लगी इस तरीके से, ठीक है। ये अंदर से फोर्स लगा, अंदर से कोई भी चीज, जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ, ये है, इसने फोर्स लगाया अंदर, समझ लीजिए कि ये कन्वेक्शन करंट्स राइज अप हो रहे हैं, राइजिंग लिम्ब है यहाँ पे, जहाँ से क्रस्ट जो है इस फोर्स की वजह से, जो ये फोर्स, ये मार्कर जो फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से ये जो है, ये क्रस्ट हमारी अपर मोस्ट क्रस्ट जो है वो ब्रेक हो गई, ब्रेक होके दो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने लग गई। अब क्योंकि चारों साइड वाटर था तो यहाँ पे मतलब मैग्मा यहाँ से निकला, मैग्मा निकला और फिर वो बाहर मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर उसके कांटेक्ट में आया, वो कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होके यहाँ पे मैग्मा सेटल डाउन हो गया और फिर उसके ऊपर जो है वाटर बॉडीज एक्सेट्रा आई और जो ओशियंस वगैरह बने, और ये जो अर्थ क्रस्ट था ये दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया, जिसकी वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे उनका फॉर्मेशन हुआ। तो इसी तरीके से है कि मतलब ये जो है, ये कॉन्टिनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गए, जैसे कि ये जो है कॉन्टिनेंट्स, समझ लीजिए कि ये जो पेंजिया यूनाइटेड मास जो था, पेंजिया जो था यूनाइटेड मास, उसमें मतलब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई राइजिंग लिम्ब आया साउथ अफ्रीकन कोस्ट पे, सॉरी साउथ अमेरिकन कोस्ट पे और ये अफ्रीकन कोस्ट पे, इन दोनों यहाँ पे राइजिंग लिम्ब आया, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए, बीच में ये यहाँ पे मैग्मा निकला, सेटल डाउन हुआ, ठंडा हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे वाटर बॉडीज फिल हो गई, जिससे ये ओशियन बना, एटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने। इस थ्योरी ने एक चीज और बताई, जैसे हमारे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ तो वो कैसे हुआ, ये तो समझ आ गया कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ब्रेक कैसे हुए, ऐसे करके कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हुए। अब ये जो मैग्मा जो राइज हुआ है, मैग्मा जो यहाँ पे राइज हुआ है, ये कहीं जाके फॉल भी होगा, जैसे राइजिंग लिम्ब होती है यहाँ पे, जहाँ पे मैग्मा राइज हो रहा है इसको राइजिंग लिम्ब कहा जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे एक फॉलिंग लिम्ब भी आती है। ये मैग्मा जो है, जैसे कि अब मैं इधर समझाती हूँ, ये मैग्मा यहाँ से राइज हुआ, राइज होने के बाद ना कई बार ऐसा लूप बन जाता है कि मतलब ये जो मैग्मा है ये नीचे जाके सेटल डाउन भी होता है, जैसे कि यहाँ पे मैग्मा राइज हुआ और फिर ये ऐसे ऐसे करके सेटल डाउन, मतलब कूल डाउन होने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना जो यहाँ से ड्रिफ्ट हुए, ऐसे ही मान लीजिए कि इस साइड एक और ऐसी ही रिएक्शन चल रही है अंदर, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, ये अर्थ के किसी और पार्ट में है, यहाँ पे भी राइजिंग लिम्ब आ रहा है, मैग्मा राइज होने की कोशिश कर रहा है,
राइज होके इस वाले ये वाला जो क्रस्ट की लेयर है इसको भी इसने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये इस साइड मूव कर रही है, ये इस साइड मूव कर रही है। अब ये जो है ना ये जो राइजिंग लिम्ब बना, यहाँ पे फॉलिंग लिम्ब भी बनता है। ये जो है ये इधर ऐसे, ये जो प्लेट के साथ ये मूवमेंट, प्लेट का मूवमेंट इस साइड हो रहा है, इस प्लेट का मूवमेंट इस साइड हो रहा है। ये मैग्मा जो है ये फॉल होने की कोशिश कर रहा है, इधर से ये मैग्मा इधर आके फॉल होने की कोशिश कर रहा है। अब ये मैग्मा इस साइड आ रहा है, ये मैग्मा इस साइड आ रहा है। ये कॉन्टिनेंट का ये वाला पार्ट जो है ये इस साइड मूव कर रहा है, ये वाला पार्ट इस साइड मूव कर रहा है। तो ये मैग्मा जो यहाँ पे जहाँ पे फॉल होने की कोशिश करेगा, जहाँ पे ये दोनों मैग्मा आके टकराएंगे, जहाँ पे बनेगा फॉलिंग लिम्ब। ये जो फॉलिंग लिम्ब है इसकी वजह से ये दोनों प्लेट्स जो है इनका कोलिजन होगा। और इस कोलिजन से जैसे दो प्लेट्स, जब राइजिंग लिम्ब आ रहा था, फॉर एग्जांपल जब राइजिंग लिम्ब आ रहा था तो क्या हो रहा था, अंदर से मैग्मा जो है वो फोर्स लगा रहा था, कन्वेक्शन करंट फोर्स लगा रहे थे और ये कॉन्टिनेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ठीक है, अब ऐसा समझ लीजिए कि ये कॉन्टिनेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है ये इस साइड मूव कर रहा है और किस चीज से समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए ये एक और पार्ट है कॉन्टिनेंट का। ठीक है, ये वाला कॉन्टिनेंट इस साइड से मतलब मूव होके इस साइड आ रहा है, ये वाला कॉन्टिनेंट इस साइड आ रहा है। दोनों का जब कोलिजन होगा ना, इन दोनों का जब कोलिजन होगा, इधर से भी मैग्मा फोर्स लगा के इसको इस साइड ला रहा है, इस साइड से ये वाला जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये आ रहा है। दोनों का जब कोलिजन होगा तो यहाँ पे बनेंगे माउंटेन्स। अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन हुआ तो यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। फोल्ड माउंटेन्स उनको बेसिकली कहा जाता है। तो ये इस थ्योरी ने ये चीज एक्सप्लेन करी कि माउंटेन्स कैसे बने और जो है ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कैसे हुए। मतलब उन्होंने बेसिकली कन्वेक्शन करंट्स को इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल बताया कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो कन्वेक्शन करंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद एक चीज और होती है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं और ओशियनिक प्लेट्स होती है, दो डिफरेंट टाइप की प्लेट्स होती हैं। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट तो आप समझ रहे होंगे, जो कॉन्टिनेंट्स की मतलब जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे की जो क्रस्ट है, और ओशियनिक प्लेट जो ओशियंस के नीचे भी तो जो सरफेस होते हैं ना, सी फ्लोर जिसको कहते हैं। तो ओशियनिक प्लेट जो है, ओशियनिक प्लेट भारी होती है, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है उसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और जो सी फ्लोर मतलब जो ओशियनिक प्लेट है उसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स होती है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो भारी है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। सॉरी, ओशियनिक फ्लोर भारी है, कॉन्टिनेंटल फ्लोर हल्की है। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो हल्की है एज कम्पेयर टू ओशियनिक फ्लोर। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि कॉन्टिनेंट की फ्लोर अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दो कॉन्टिनेंट्स की क्रस्ट अगर आपस में कोलाइड करेगी तो वहां पे बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, और अगर जो है दो ओशियनिक प्लेट जो है आपस में टकराएंगी, ओशियनिक प्लेट अगर जो दो ओशियनिक प्लेट आपस में टकराएंगी तो वहां पे बनेगा आपने वो सुना होगा, ट्रेंचेस सुने होंगे। ट्रेंचेस क्या होते हैं, जैसे कि वो बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का भी वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मतलब जब दो ओशियनिक प्लेट्स आपस में टकराती है ना तो एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। सबडक्ट मतलब कि ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है। ये जो आई, जब दोनों का कोलिजन हुआ तो एक फ्लोर नीचे चली गई, दूसरी फ्लोर ऊपर चली गई। तो जहाँ पे ये दोनों, ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये दोनों प्लेट्स मिल रही हैं, यहाँ पे जो सी वाला फ्लोर है ये मतलब अंदर सबडक्ट हो रहा है, अंदर धंसता जा रहा है, तो ये नीचे जाके खत्म हो जाता है। सी फ्लोर जो है ओशियनिक प्लेट जो है ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो ओशियन जो है वो मतलब खत्म हो रहा है। तो इस वाले प्लेस को ट्रेंचेस कहा जाता है, मतलब बहुत डीप होते हैं। सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन में है, मरियाना ट्रेंच है। तो वहां पे जब ओशियनिक प्लेट्स टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे जाएगी, एक प्लेट ऊपर जाएगी। अगर अब ओशियनिक प्लेट जो है उनकी तो डेंसिटी सेम है, तो सबडक्ट कौन सी करेगी, जो कि बड़ी प्लेट होगी वो सबडक्ट करेगी। कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराएगी तो फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, जो है बेसिकली जो राइज अप हो जाएगा ना, वो मतलब दोनों आपस में टकराएंगी और उनके बीच का जो है वो जो भी मटेरियल है वो फोल्ड हो के माउंटेन्स की फॉर्म ले लेगा। अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट टकराती है, मतलब दोनों अलग अलग उनकी डेंसिटी अलग है, तो ओशियनिक प्लेट भारी है तो वो सबडक्ट होगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की है तो वो ऊपर रहेगी। तो वहाँ पे भी ट्रेंचेस बनते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मतलब जब ये वाली है तो ओशियनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट होगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रहेगी। कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो फोल्ड माउंटेन्स, ओशियनिक प्लेट टकराएगी तो ट्रेंचेस बनेंगे। और ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल टकराएगी तो ओशियनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट होगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रहेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई।
यही ये थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रिजेस बनते हैं, मिड ओशियनिक रिजेस बनते हैं, और मतलब जब ऐसा होता है ना कि दो ओशियनिक प्लेट्स जो है, चलिए वो सब जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का पार्ट है, तो उसको वहीं पे पढ़ लेंगे अच्छे से। आज का लेक्चर थोड़ा मतलब ये है कि बेसिकली मैं इसी चीज़ पे फोकस रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो राइजिंग लिम्ब और फॉलिंग लिम्ब वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है कई बार बच्चों को, क्योंकि मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, डिफिकल्ट नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाली चीज़ें हैं। तो इतना तो मतलब कन्वेक्शन करेंट्स जो है उनका इस तरीके से कुछ लूप बनता है, जैसे कि ऐसे करके ये राइज हो रहा है और फिर फॉल हो रहा है, ऐसे लूप बनता है, राइज फॉल, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होगा ये राइजिंग लिम्ब होगा, ये जो पोर्शन होगा ये फॉलिंग लिम्ब होगा। अर्थ के किसी और पार्ट में भी अगेन ऐसा ही हो रहा है, ये जो फॉलिंग लिम्ब मिलेंगे तो यहाँ पे ऐसे कोलिजन होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेगी, यहाँ पे क्रस्ट जो है वो ब्रेक होकर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेगी, ठीक है। ये चीज़ आप आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि मतलब कुछ अर्जेंट काम है मुझे, तो वैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी मुझे आज ही पढ़ानी थी, बट उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी थ्योरीज है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, चारों थ्योरीज कंप्लीट करेंगे। ये पूरा जो है पीछे का रिवीजन भी करेंगे, जो मैंने अभी पढ़ाया उसका रिवीजन भी करेंगे, और जो है आगे की जो दोनों थ्योरीज हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। वो पूरा मतलब वो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। आज का लेक्चर मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी मुझे कंप्लीट करानी थी, प्लेट टेक्टोनिक भी करानी थी, बट नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं। इतनी चीज़ें अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डाउट आता है स्टूडेंट्स को, तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ होगा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी ये सारी चीज़ें। और बाकी कल तो हिस्ट्री का लेक्चर आएगा। बाकी आज के लिए मतलब अगर कुछ बाय मिस्टेक अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत डिलीवर हो गए तो उसके लिए सॉरी। और बाकी थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।